ईरान में जारी बवाल और हिंसा के बीच अमेरिका लगातार ईरान को चेतावनी और धमकियां दे रहा है। हालांकि ईरान कह चुका है कि वो ऐसी धमकियों से नहीं डरता और अमेरिका अपना देश देखे, ईरान के मामलों में दखल ना दे। अमेरिका की धमकियों के बीच खाड़ी के 3 ताकतवर मुस्लिम देशों ने ईरान के सपोर्ट में बैकडोर से मोर्चा संभाल लिया है। ये 3 देश हैं कतर, सऊदी अरब और ओमान। तीनों ही देशों की सरकारें अमेरिका को ये समझाने में जुटी हैं कि ईरान पर कोई भी कार्रवाई उसे ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। सऊदी ने तो अमेरिका को यहां तक कह दिया है कि अगर वो हमले का प्लान कर रहा है तो रियाद उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान सुरक्षा परिषद के प्रमुख से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने वर्तमान स्थिति पर चर्चा की है। ईरान में सुरक्षा परिषद के प्रमुख को सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का करीबी माना जाता है। कतर का कहना है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो मिडिल ईस्ट में अराजकता की हालात बन जाएंगे। मिडिल ईस्ट में भगदड़ का माहौल बनेगा जो यहाँ के देशों के लिए ठीक नहीं है। कतर का कहना है कि ईरान के साथ जंग की वजह से यहाँ कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह जाएगा। वहीं ओमान का कहना है कि ईरान पर अगर अमेरिका हमला करता है तो स्थिति और ज्यादा सुधरने के बजाय बिगड़ सकती है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है जिसका सीधा नुकसान तेल व्यापार को होगा। ओमान का कहना है कि पूरे मामले में संयम दिखाने की जरूरत है। वहीं ईरान के मौजूदा हालात पर हमने वरिष्ठ पत्रकार और विदेश मामलों पर करीब 55 साल का अनुभव रखने वाले सईद नकवी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तख्ता पलट हो सकता है, क्या कोई ऐसी संभावना आपको नजर आती है कि ईरान में कुछ इस तरीका रिजीम चेंज हो सकता है वहां पर, और अगर होगा तो क्या है संभावना? जी जी जी, ये तो हमेशा होता है। ये जी। ईरान में जहां मौका मिला ये रिजीम वेनेजुएला में क्या हुआ, रिजीम चेंज की कोशिश थी। तो अगर उन्होंने रिजीम वहां के तो प्रेसिडेंट को उठा के न्यूयॉर्क ले आए, मुकदमा चल रहा है। रिजीम बदल गई क्या? वही रिजीम चल रही है। अब ये खिसियाए हुए हैं, ये कह नहीं रहे कि साहब रिजीम नहीं बदली। नहीं नहीं, वो हमारा काम करेंगे। कैसे मालूम के काम करेंगे? सबसे पहले जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो नई बनी है डेल्सी रॉड्रिगेज, उनको सबसे पहले मुबारकबाद देने के लिए रूसी, चीनी और ईरानियन एम्बेसडर्स गए। अमेरिकन एम्बेसडर वहां है ही नहीं क्योंकि ताल्लुकात बुरे थे। तो ये हाल है। तो जो हुआ, नतीजा क्या हुआ उस coup का? रजीम चेंज हो गई। आप एक पकड़ के किसी को ले आए, इसका नतीजा दुनिया में ये होगा कि भाई एक दो है, एक तो डरेंगे लोग और दूसरे ये समझेंगे कि अमेरिका एक गैंगस्टर हो गया है। यही कहेंगे ना कि भाई ये कोई शराफत की इंटरनेशनल अफेयर्स तो है नहीं। यही दो, एक कहेंगे भाई इससे डरो, दूसरा ये कि भाई ये तो शरीफ लोग है ही नहीं, तो इनसे मुंह ही न लगो, यही कहेंगे। लेकिन यहाँ पे भी कई दफा ये कोशिशें हो चुकी हैं कि रिजीम चेंज, भाई रिजीम चेंज वियतनाम में हो गई थी, नहीं हुई। अफगानिस्तान में 20 साल तक अमेरिका की और नेटो की हुकूमत रही, 20 साल। आपको अभी याद है कि 30 अगस्त 2021 को वो वहां से कैसे भागे हैं, सब याद रखना चाहिए कि कैसे भागे हैं। उसके 6 महीने के अंदर आपने ये प्रोवोक कर दिया इनको, रशियंस को, यूक्रेन में कि भाई किसी तरह, क्योंकि इस वक्त झगड़ा जो बुनियादी है वो ये है कि एक हेजेमनी, वेस्ट की हेजेमनी खत्म हो रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड आ रही है। उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसके लिए इनके तो जानों के लाले पड़े हुए हैं इसराइल के कि अगर ये मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गई और अमेरिकन सपोर्ट जिस लेवल पे नहीं मिल सकती थी वो न मिली तो इसराइल का होगा क्या? या आइंदा वो जेनोसाइड न कर पाएंगे जो कर दिया इन्होंने पिछले, क्योंकि अब वो इनका इमदाद देने वाला ही उसके अंदर बस इतना ही है कि वो जाके पकड़ ले आए, लेकिन सरकार नहीं बदल पाए वो वहां। सर कि क्या आपका ये मानना है कि इजराइल अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए इन सब मामलात में दखल दे रहा है इसी वजह से? जी, उसको मुस्तकिल जंग चाहिए ताकि लोग उधर देखते रहें। अंदर उनके यहाँ बड़ा बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। उनके यहाँ बहुत अंतर विरोध जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये अब आइंदा, ये मैं बहुत ही, मेरी कोई
50-55 سال کی ایکسپیرینس ہے. جی میں آج یہ میں کہہ رہا ہوں اب یہ کبھی اس طرح کا جینوسائیڈ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ نہ ان کے جو بیکر ہیں امریکہ, نہ ان میں یہ قوت ہے, نہ ان کے بیکرز جو یورپ میں ہیں ان میں وہ قوت ہے, اور یہ خود بھی گھبرائے ہوئے ہیں. بھائی ابھی تک حماس کو ختم کر لیا کیا؟ ابھی تک تو یہی طے ہو رہا ہے کہ بھائی ایک کمیٹی بنے گی اور پھر ایک گروپ بنے گا, اور پھر اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام ہوگا صاحب حماس سے ہتھیار لے لیے جائے. صاحب یہ تو ہم نہ کریں گے, سب کہہ رہے ہیں آپ یہ کام ہم سے نہ کرائیے, یہ آپ کر لیجئے پھر ہمیں بلائیے. تو اس وقت یہ دنیا کا جو خلفشار ہے اس کے بیچ میں یہ بھی معاملہ آ گیا ہے. ہاں لوگ بہت ناراض ہیں, ہاں لوگ بہت دکھی ہیں, ایران کے لوگوں کے اوپر وہ مصیبت آئی ہوئی ہے کہ جو انہوں نے پہلے نہیں دیکھی تھی. یہ ایسی مصیبت کو اگر صحیح طریقے سے مینج کیا جاتا تو سرکاریں بھی بدلی جا سکتی تھیں, لیکن وہ نہیں کیا آپ نے. آپ بیچ میں خود کود کے آ گئے, اور وہاں پہ فارن منسٹری میں سارے ایمبیسڈرز کو بلا لیا, اور انہوں نے ان کو تصویریں دکھا دی کہ دیکھیے یہ جو ہے, یہ جو تمنچا چلا رہا ہے یہ کوئی ایکسپرٹ آدمی ہے. ان کا ہاں صاحب یہ تو ہے, جیسے کوئی ٹرینڈ ہے, تو یہ ڈیمونسٹریٹرز جو ہیں وہ ٹرینڈ بندوق بازی تو نہیں کر سکتے, لہذا یہ بالکل اس معاملے میں یہ پکڑ گئے ہیں. اب اسی لیے ابھی یہ رجیم بہت بدنام ہو سکتی تھی, آپ نے اس کو بچا دیا. بھئی یہ امریکہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ایک چیز ہوتی ہے نیشنلزم. ہمارے گھر میں جھگڑا ہے, ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, لیکن باہر کا کوئی آدمی کہے بھائی ان کے یہاں تو جھگڑا ہے, چلو ان کا گھر لے لو, تو سب مل جائیں گے کہ باہر کا نہ آنے پائے. اس لیے یہ نیشنلزم کو سٹوک کر دیتے ہیں جب باہر سے لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. بھائی اچھا, ایک ایران کے ساتھ ایران, لیبنان, سیریا, یہ سب وہ ممالک ہیں جہاں کے لوگ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں, ایک دوسرے کی طرح کے شکلیں ان کی ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, جو افغانستان میں اور عراق میں وہ لوگ جیسے مجاہدین خلق ہوا کرتے تھے, 2 کمیونسٹ پارٹیز تھیں ایران میں, تودے اور مجاہدین خلق. تودے کو تو ختم کر دیا آیات اللہ نے, مجاہدین خلق کود کے چلے گئے عراق, جہاں کے ویسٹ نے اور صدام حسین نے ان کا استعمال کیا 8 ایئر وار جو ہوئی تھی ایران کے ساتھ, اس میں